ठीक है, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और समहाउ आज से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बारे में स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। ठीक है, कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है ना। कि तुम्हारा जो सेल होता है, सेल में लिविंग पार्ट कौन सा होता है, नॉन लिविंग पार्ट्स क्या होता है ना। ये सारी अगर चीजें जान लेंगे तो थोड़ा सा और मतलब क्या कहते हैं, फाइन हो जाएगा। याद करो, जब हम लोग क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ रहे थे, तो डिवीजन ऑफ लेबर में हमने ये चीज जाना था कि यार डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से मतलब क्या क्या कहते हैं, काफी सारे सेल अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से दिखते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से अलग अलग दिखते हैं। लेकिन फिर भी हमने मतलब क्या कहते हैं कुछ ऐसे मेजर फंक्शन या फिर मतलब क्या कहते हैं बेसिक फंक्शन जान लिए थे, या फिर बेसिक रीजन जान लिए थे कि हाँ यार, अगर सेल में वो चीज पाई जा रही है तो वो सेल तुम्हारा यूकैरियोटिक होगा। अदरवाइज अगर वो नहीं है तो वो तुम्हारा सेल कैसा हो जाएगा, तुम्हारा प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक वाले जो तीन चीजें थी, मुझे बताओ कुलदीप, कौन कौन सी थी वो। यूकैरियोटिक में हाँ, यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन किस चीज की होती है तुम्हारी, एनिमल सेल की। मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या फिर कुत्ता या बिल्ली जो भी है, उस एनिमल सेल में जो सबसे आउटर बॉडी होती है सेल की, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन अगर उसी वजह अगर मैं बोल दूं कि प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में जो तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। तो देखो, जैसे मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आएगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारे पास सेल ऑर्गेनेलीज आएंगे। तो ठीक वैसे प्लांट सेल में सबसे ऊपर आता है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है साइटोप्लाज्म, है ना। तो ये चीज जान लेना। तो इसका मतलब है कि अगर कल को मैं तुमसे पूछूं कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल में या प्लांट में, या प्लांट या एनिमल दोनों में, तो मुझे बताओ क्या आंसर दोगे। भैया प्लांट में। केवल प्लांट में, वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ, मतलब क्या कहते हैं यूकैरियोटिक सेल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है, और उसके साथ और मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड तुम्हारा क्या, न्यूक्लियस होना चाहिए ना। मेम्ब्रेन बाउंड तुम्हारा न्यूक्लियस होना चाहिए। और तुम्हारे साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए, है ना। गुड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होना चाहिए। मतलब साइटोप्लाज्म में भी तुम्हारे मतलब कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो तुम्हारे लिविंग उसमें हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स हो, लाइसोसोम्स हो, ये सारी चीजें हो, है ना। तो हमने देखा था कि जब इनके फंक्शंस चेंज होते हैं, है ना, तो इनके फंक्शंस चेंज होने की वजह से जो हमारे सेल्स होते हैं, वो सेल भी हमारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो जाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो याद रख लेना, अगर जैसे मैं कोई भी सेल बनाता हूँ, तो अगर मान लो कि ये सेल है, और सेल के अंदर अगर मान लो कि अंदर कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बने हुए, अलग अलग वो चीजें हैं, है ना। तो जो उसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। हाँ भैया। अगर जैसे मान लो कि कोई सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वो सब है, तो उसको जिसने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो वो किस मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट करके रखा है, वो है तुम्हारा प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ठीक है, वो एनिमल सेल के केस में। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि अगर वो प्लांट सेल है, तो वो फिर कौन सा केस हो जाएगा तुम्हारा, सेल वॉल। सेल वॉल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक। और ये जो तुम्हारा इसके अंदर जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म ऑलरेडी तुम लोग को हल्का फुल्का तो जान ही गए हो, कि जो इसके अंदर जो तुम्हारा लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लिविंग सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जो है ना, जो कि तुम्हारे क्या होते हैं, जैसे मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज तुम्हारे कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद हो जाएगा, हाँ है ना। भैया। साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अगर मैं जैसे बोलना चाहूँ कि साइटोप्लाज्म में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, तो साइटोप्लाज्म ये हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज। और अगर हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज को देखने की कोशिश करें, तो कुछ मतलब कुछ कहते हैं कि हमको माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, है ना। और माइक्रोस्कोप से हमें कौन से माइक्रोस्कोप से, अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया लाइट माइक्रोस्कोप है हमारे पास, तो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन भी दिख जाता है। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी दिख जाता है। और तुम्हारा साइटोप्लाज्म के साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, न्यूक्लियस भी दिख जाता है। क्या दिख जाता है, न्यूक्लियस भी दिख जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि नहीं मुझे सेल ऑर्गेनेलीज देखना है, मतलब पूरे पूरे प्रॉपर सारे सेल ऑर्गेनेलीज देखना है, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया भी देखना है, मुझे मतलब क्या कहते हैं डीएनए भी देखना है,
मेरे को मतलब क्या कहते हैं आरएनए भी देखना है ना, मेरे को प्लास्टिड भी देखना है, मेरे को ये सारी चीजें देखना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर आपको मतलब क्या कहते हैं दूसरा माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। में। ये याद आ रहा है कुछ? हाँ भैया। याद आ रहा है ना? देखो मैंने यही चीज मैंने बताने की कोशिश की है ना। देखो ये जो चीज मैंने बताई है वो ये सिंपल और सिंपल सेंस में यही बताने की कोशिश करी है ना। देखो अभी फिर से दिखाते हैं इसको स्टार्टिंग में। ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जो एक सेकंड को मैं इसको रब कर देता हूँ तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक। हम्म, चलो मैं इसको दिखाता हूँ। तो याद रख लेना जो हमारे मतलब क्या कहते हैं जो अलग अलग शेप साइज है ना, अलग अलग एक्टिविटीज भी होती है मतलब इन्हीं की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर अलग अलग होता है। लेकिन फिर भी मतलब कुछ मेजर फंक्शंस होते हैं, रीजन होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन होना है ना, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। मैं अगर मान लूं कि अगर सेल वॉल है तो वो फिर प्लांट सेल की बात हो रही है। न्यूक्लियस होना सेल तुम्हारा क्या कहते हैं, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म भी हो जाना। तो अगर जैसे इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है किससे कवर हो रखा है, तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर हो रखा है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो तुमको लिक्विड लिक्विड जैसा दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी के अंदर जो तुम छोटे छोटे ऐसे जो कीड़े टाइप के देख रहे हो ना, वो बेसिकली कीड़े नहीं, वो तुम्हारे क्या है, वो सेल ऑर्गेनेलीज है। और कुछ हमारे कैसे मतलब ये देखो ना, जैसे अगर मैं उसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो इसमें तुम्हारे कुछ मतलब क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कुछ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ लाइसोसोम्स है, ये सारे कुछ न्यूक्लियस है ना। तो अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनको हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है। अब देखो केस क्या है कि कुछ हमें मतलब क्या कहते हैं ऑर्गेनेलीज हमको मतलब दिख जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, जैसे न्यूक्लियस हो गया ये सब हो गया। और मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाया था है ना, कि देखो ये कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक लाइट माइक्रोस्कोप है, और ये देखो लाइट माइक्रोस्कोप तुम्हारे नीचे से लाइट जल रही है। और जब हम उसको मतलब क्या करते हैं कि मतलब इसको ऑन करते हैं, और जब इसमें हम लोग इल्यूमिनेट करने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को, तो हमें वो बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। तो अभी तुम देखना इसमें हम लोग ओनियन पील को रखेंगे या किसी भी चीज को रखेंगे तो हमको उसका न्यूक्लियस देखने को मिलेगा है ना। ये जो ब्लैक कलर का तुम देख रहे हो जिसमें तुमको मतलब क्या कहते हैं हनी सैक्स जैसा भी दिख रहा है, हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर भी, न्यूक्लियस भी दिख रहा है, न्यूक्लियस के साथ साथ तुमको बीच में जो लिक्विड लिक्विड जैसा है ये साइटोप्लाज्म दिख रहा है। लेकिन अगर आपको साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है तो फिर आपका मतलब क्या कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा है ना। ये आपका जो लाइट माइक्रोस्कोप है इससे काम नहीं चलने वाला। आपको मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो ये देखो ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मतलब एक 3D एनिमेशन है। तो देखो कैसे दिखता है, ये साइटोप्लाज्म है ना, ये कैसा है, ये लिक्विड जैसे साइटोप्लाज्म है। और जैसे ही तुम साइटोप्लाज्म के अंदर जाओगे तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंदर ये छोटा छोटा ब्रॉक्यूल्स हो गए, एनिमल सेल में गोल्गी अपरेटस हो गया तुम्हारा है ना, ये न्यूक्लियस हो गया है ना। तो ये सारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज है। लेकिन मैं अगर एनिमल सेल को अगर अच्छे से अगर तुमको मतलब डायग्राम के सेंस में बताना चाहूँ तो ये है। अभी देखो केवल मैं तुमको ओवर थ्रू करा रहा हूँ, जैसे ही तुम्हारा ये ओवर थ्रू कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद जब मैं एक एक पर्टिकुलर एक एक सेल ऑर्गेनेलीज में आऊंगा तब मैं तुम्हें और अच्छे से बताऊंगा। तो तुम ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये एक तुम्हारा एनिमल सेल है। और एनिमल सेल में जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है वो तुम्हारी कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, याद रख लेना। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और ये देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर तुम माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर भी मतलब क्या कहते हैं एक गोला टाइप का बना हुआ है ना। अगर जैसे मैं बनाना चाहूँ तो ये देखो एक इसमें भी मेम्ब्रेन हो रखी है ना। तो ये जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज है एनिमल सेल में, ये सब तुम्हारे मैक्सिमम कैसे तुम्हारे तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड है ना। जैसे क्या हो गया, ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो अभी मैं माइटोकॉन्ड्रिया में तुमको दिखाऊंगा है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे मतलब ये लाइन वाइज मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे 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 ये क्यों होता है, ये इतना मतलब ज्यादा एरिया कवर करने की क्यों कोशिश करता है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये एनर्जी सैक्स क्यों बोलते हैं है ना, ये सब हो गया। अब देखो ये जो बीच में सेंटर में से जो बड़ा सा पार्ट है ना, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। ये क्या है तुम्हारा न्यूक्लियस। और ये जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ये भी कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। देखो इसको पूरे एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियस। लेकिन अगर आप अगर अंदर वाले का बात करोगे तो वो होता है तुम्हारा न्यूक्लियोलस होता है। और अगर मान लो कि अगर यही अगर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो तुम्हारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। और अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर ये न्यूक्लियोलाइड कहलाता है। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के एकदम टच में होता है ना, क्या होता है, टच में होता है। और ये अगर इसी न्यूक्लियर अगर जैसे मान लो कि बगल में जैसे मैं तुमको दिखाऊं
तो ये जो न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस को हम लोग खोलेंगे तो उसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, तुमको कुछ रेसे रेसे टाइप के दिखाई देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो वो क्रोमेटिन मटेरियल में ही तुम्हारे क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो क्रोमोसोम से ही तुम्हारा डीएनए जाता है, और फिर वो सारी चीजें होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है। और इसी न्यूक्लियस के ऊपर मतलब क्या कहते हैं कि तुमको एक दूसरी एक लेयर दिखेगी, जो लेयर तुम्हारी क्या होती है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जानो अभी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बारे में बाद में जाना। और यहीं से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि राइबोसोम्स निकलता है। राइबोसोम्स पहले तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये गोल्गी apparatus हो गया है ना। ये तुम्हारे लाइसोसोम्स है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं वेस्टेज को बाहर करने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग हो गए ना। ये जैसे एनिमल सेल्स में तुम्हारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर अलग अलग जगह भी पाए जाते हैं, है ना। जो तुम्हारा क्या कहते हैं प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में कैसा सीन होता है, ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो मैंने अभी तुमको दिखाया है, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है कि मतलब डायग्राम है, कैसा एक एनिमल सेल का एक डायग्राम होता है ना। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। और अभी ये जितने भी मतलब हाँ तुमको मैं भैया। दिखा रहा हूँ ना, ये गोल्गी apparatus है ना, ये सारे तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियस, फ्री राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स है ना, ये जितने भी हैं, अभी मैं इन सब के बारे में तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, ये मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया और उसको ऐसे करके बनाने की कोशिश की गई है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। इतना आ गया? हाँ भैया। देखो ठीक इसी तरीके से ये भी तुम्हारा एक प्लांट सेल है ना, ये तुम्हारा प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में जो तुम्हारी सबसे आउटर कवरिंग बॉडी है, उस कवरिंग बॉडी जो मतलब लास्ट मेम्ब्रेन है जो उसको कवर करके रखा है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेल वॉल। इस सेल वॉल की वजह से ही मतलब अंदर क्या चीजें आएंगी, अंदर बाहर क्या चीजें जाएंगी, वो मैटर करता है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं एनिमल सेल में बताने की कोशिश करूं, तो क्या चीजें अंदर आएंगी क्या चीजें बाहर जाएंगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइन करता है। तो ठीक वैसे इधर सेल वॉल करता है। तो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद तुम्हारे अंदर साइटोप्लाज्म आ जाएगा। लेकिन प्लांट में सबसे आउटर मेम्ब्रेन बॉडी क्या होती है, तुम्हारी सेल वॉल होती है। तो तुम लोग इसको मत भूलना, है ना। तो देखो जैसे ये हो गया, ये क्या है तुम्हारा सेल वॉल। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, सेल वॉल आता है, इसको तुम ध्यान से देखो ना। फिर उसके बाद ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद तुम देखो, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। और तुम्हारा न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। और अगर इसके अंदर तुम्हारे क्रोमेटिन मटेरियल हो गए, ये सब हो गए। और इसी के बाहर तुम्हारा मतलब क्या कहते थे कि तुम्हारा सबसे पहले आ जाएगा क्या कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद तुमको क्या कहते हैं छोटे छोटे, ये मतलब क्या कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर दिख जाएगा। ठीक। फिर ये देखो ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड जैसा एरिया है। जो तुम्हारा प्लांट सेल होता है उसमें वॉक्यूल तुम्हारा सबसे ज्यादा। वॉक्यूल का काम क्या होता है, क्या वो मतलब क्या कहते हैं वेस्टेज को स्टोर करता है या फिर मतलब न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, इन सब के सारे में बात होगी। राइबोसोम्स का क्या काम होता है ना, ये सब हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्या सेम इसी में वर्क होता है ना, देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। गोल्गी apparatus का देखो, गोल्गी apparatus यहाँ अलग अलग जगह पाए जा रहे हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या क्या, क्लोरोप्लास्ट में ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा प्लास्टेट मतलब वो तुम्हारा क्या कहते हैं वो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है, इन सब के बारे में बातें की जाएंगी, है ना। तो ये काफी मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं क्यूरियोसिटी वाला चैप्टर है। अगर तुम लोग इसको मजे से पढ़ोगे तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा ना। अब ये देखो ये क्या चीज है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है ना। तो क्लोरोप्लास्ट तुम्हारे एक सेल वॉल में एक से ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये तुम्हारा प्लांट सेल का केवल और केवल एक स्ट्रक्चर है। तो जैसे जैसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि इन सब के मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारे अंदर ये जितने भी तुमको सेल ऑर्गेनेलिज दिख रहे हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इनके बारे में धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ही तुमको इनका ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर याद होता जाएगा। और स्ट्रक्चर के साथ साथ तुम्हें और भी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब मुझे बताओ, इसमें अभी तक जो भी मैंने बताने की कोशिश की हल्का फुल्का सेल ऑर्गेनेलिज से रिलेटेड, एकदम अभी जरा सा बताने की कोशिश की है, मतलब केवल एक टचवुड करा रहा है। तो उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना। तो देखो ये जो तुम्हारा सेल होता है ना, इस सेल में कुछ चीजें तुम्हारी होती है वो लिविंग होती हैं। क्या होती है? कुछ चीजें लिविंग्स होती है, मतलब उनमें जान होती है, वो वर्क करती हैं, है ना। उसमें कुछ चीजें लिविंग होती है और कुछ चीजें होती है तुम्हारी नॉन लिविंग। मतलब नॉन लिविंग मतलब इन द सेंस कि उनमें कोई जान नहीं होती, उनका कोई वर्क उतना नहीं होता, मतलब वो मूवेबल ज्यादा वो नहीं होती, मतलब उनका स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं होता कि वो वही करेंगी, है ना। एक तरीके से ये मान लो। तो अगर मैं जैसे बोल देता हूँ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, है ना, क्या बोल देता हूँ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल का ऐसा पार्ट जो थोड़ा सा लिविंग है। तो हमें मालूम है कि यूकैरियोटिक सेल में तुम्हारे जो तीन चीजें हैं वो तो जरूर होनी चाहिए, तभी तुम्हारा सेल एक तरीके से लिविंग माना जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो सबसे पहले तो तुम्हारा वही हो गया, क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो तुम्हारा होता है वो कैसा होता है, लिविंग होता है, मतलब उसमें जान होती है थोड़ी सी। तुम्हारे उसके साथ जो सेकंड हो गया वो हो गया तुम्हारा साइटोप्लाज्म। और तुम्हें मालूम है कि साइटोप्लाज्म में भी तुम्हारे सारे जितने होते हैं लिविंग तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। अगर मैं सेल ऑर्गेनेलीज की बात करता हूँ तो सबसे पहले मान लो तो तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तुम्हारा हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक कौन सा बचा बताओ। रफ एंडोप्लाज्मिक रफ रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। फिर उसके बाद जो तुम्हारा सबसे सेकंड मेन है वो है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जान होती है, इसी वजह से तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि ताकि हमारा सेल पूरी अच्छी तरीके से काम कर सके, है ना। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम है ना, ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये भी तुम्हारा एक लिविंग है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। इसके साथ साथ तुम्हारा राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स का क्या काम होता है बताओ मुझे, मैंने बताया था तुम्हारा डिवीजन ऑफ सेल। राइबोसोम्स का तुम्हारा मतलब न्यूक्लियस में काम होता है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। ठीक वैसे अगर मैं बोल दूं कि लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, तुम्हारा वेस्टेज को हैंडल आउट करना। ठीक वैसे एक तुम्हारा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोल्स। सेंट्रोल्स जो होता है तुम्हारा मतलब इसको मैं बताऊंगा कैसे, ये मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा डीएनए को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें इसमें ब्रेकआउट होती है। जो तुम्हारा सेंट्रियोल्स होता है वो तुम्हारा केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। जैसे तुम्हारा सेल वॉल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक वैसे ही तुम्हारा सेंट्रियोल केवल तुम्हारा एनिमल सेल में पाया जाता है। और एक और लिविंग तुम्हारा हो गया प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब भाई क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें हो गई। तो जो तुम्हारा प्लास्टिड है वो तुम्हारा केवल तुम्हारा किस में पाया जाएगा, वो तुम्हारा पाया जाएगा प्लांट सेल में। तो याद रख लेना ये तीन चीजों की। और इसके साथ साथ तीसरा जो सबसे मेन है वो है तुम्हारा न्यूक्लियस। एक सेकंड हो गया, और थर्ड तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे माइक म्यूट कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा सेल है, सेल में जो तुम्हारा लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना। और उसमें तुम्हारे साइटोप्लाज्म में तो मैक्सिमम तुम्हारे सारे सेल ऑर्गेनेलीज तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लिविंग होते हैं, वो भले चाहे तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, रफ हो, या माइटोकॉन्ड्रिया हो, या फिर गोल्गी अपरेटस हो, राइबोसोम्स हो, लाइसोसोम्स हो, या सेंट्रियोल हो, या प्लास्टिड हो। लेकिन ये याद रखना कि प्लास्टिड तुम्हारा केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और सेंट्रियोल तुम्हारा केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। और अभी मैं दिक्कत में दो, अभी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो फिर यार कौन सा ऐसा पार्ट है यार सेल का जो तुम्हारा नॉन लिविंग होता है, हाँ बिल्कुल होता है। जैसे तुम्हारा प्लांट सेल में पाया जाने वाला सेल वॉल, सेल वॉल काफी रिजिड होता है, उसमें कोई जान नहीं होती, वो नॉन लिविंग होता है। सेल वॉल तुम्हारा हो गया, वॉक्यूल भी हो गया, है ना। वॉक्यूल भी तुम्हारा, जो वॉक्यूल मैंने दिखाया था जो तुम्हारा प्लांट सेल में, अगर जैसे मैं तुमको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये जो वॉक्यूल जो छोटे छोटे तुम देख पा रहे हो ये क्या है, ये वॉक्यूल है ना। ये एनिमल सेल में वॉक्यूल है। और अगर जैसे मैं प्लांट सेल में अगर वॉक्यूल बनाने की कोशिश करूं तो ये देखो, जो इतना बड़ा सा तुमको दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा सा, ये जो इतना बड़ा सा सफेद कलर का दिख रहा है ये क्या है तुम्हारा, ये वॉक्यूल है। तो ये जो वॉक्यूल होता है ये भी तुम्हारा एक नॉन लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है। इसके साथ साथ तुम्हारे जितने भी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर उस समय आ रहे होते हैं, ठीक है, वेस्टेज एक तरीके से मान लो, या फिर वो ग्रेन्यूल्स हो गए। तो ये ग्रेन्यूल्स भी तुम्हारे क्या होते हैं, एक तरीके से नॉन लिविंग होते हैं। तो अगर तुमको केवल अगर इतना भी याद हो जाएगा ना कि यार भाई तुम्हारा जो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है उसमें एक सेल वॉल भी एग्जांपल हो गया, एक वैक्यूल भी एग्जांपल हो गया, तो भी बहुत चीजें हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी तुम्हारी लिविंग है। तो इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। याद रहेगा, चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ये पहला एमसीक्यू बता दो। अब ये देखो यही चीज है जो मैंने अभी तुमको बताया ना, कि जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है उसमें साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म में तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में केवल प्लास्टिड पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ये जो चीजें होती हैं तुम्हारे लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होती है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ फंक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल के बारे में बात करूंगा तो जैसे तुम्हारा प्लांट सेल में सेल वॉल हो गया, वॉक्यूल हो गया, हाँ वॉक्यूल चाहे तुम्हारा एनिमल सेल में चाहे प्लांट सेल में वो हो गया, ग्रेन्यूल्स हो गया। तो इसी वजह से हम जानेंगे कि यार ये सेल के अंदर भी पाया जाता है वॉक्यूल, फिर भी इसका काम क्या होता है। तो जब हम लोग इसको सेल ऑर्गेनेलीज में जो पढ़ेंगे तब हम इसको में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जो पहला हमसे क्यों है चलो बता दो बेटा। Which of the following are three major functional regions common to all cells? Cell wall, cytoplasm and nucleus, cell membrane, cell wall and mitochondria, plasma membrane, nucleus and cytoplasm, ribosomes, nucleus and cell membrane. बताओ क्या भैया होगा इसका। जिन जिन में सेल वॉल है पहले वो नहीं, इसमें पूछा है थ्री मेजर फंक्शन, मतलब एक तीन मेजर बेसिक फंक्शन जो तुम्हारे सेल को डिफाइन करते हैं। और अगर मान लो कि वो सेल तुम्हारा यूकैरियोटिक है तो फिर कौन सा होना चाहिए। हम लोग जो पढ़ने जा भैया रहे हैं और जितने भी सेल पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक के पढ़ने जा रहे हैं सेल, क्योंकि सेल भैया ऑर्गेनेलिस किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक्स में।
तो तुम बताओ इसमें फिर आंसर कौन सा होगा? भैया ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया होगा या फिर सी ऑप्शन होगा? सी, ऑप्शन सी, हाँ सी है ऑप्शन ना, बी नहीं, प्लाज्मा ऑप्शन सी। मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। वेरी गुड। चलो हाँ भैया। कुलदीप इसका आंसर बताओ। What is described as the outer boundary of cell? कौन बताओ। से वाले की पूछी है, मतलब प्लांट की? चलो अच्छा मैं पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ कि मतलब एनिमल सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर मैं बोलता हूँ कि प्लांट सेल की? वो सेल वॉल। सेल वॉल। वेरी गुड, फैंटास्टिक, अच्छा मतलब किया। चलो तीसरा बताओ, थोड़ा यश। Which are various cellular organelles and inclusions suspended within the cell? भैया इंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन मतलब जैसे मान लो कि बाहर से जैसे मिनरल्स वगैरह हम लोग पीते हैं तो वो भी तो सेल के अंदर जाते हैं। तो मतलब जो सेल के अंदर जा रहे हैं वो ज्यादातर तुमको कहाँ मिलते हैं, मतलब किस पार्ट में तुमको मिलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। और जो तुम्हारे जो हम लोग इंक्लूजन मतलब जो सेल के अंदर ले रहे हैं हम लोग, वो चीजें कहाँ सस्पेंडेड होती है, वो कहाँ मतलब कहाँ घूमती रहती है, किसके अराउंड घूमती रहती है, किसके अंदर घूमती रहती है? साइटोप्लाज्म। हाँ तो क्या होगा इसका आंसर? साइटोप्लाज्म सी। होगा। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। Which of the following cell structure is stated to visible under a light microscope? बताओ। Nucleus. न्यूक्लियस। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। How can other organelles besides the one visible under a light microscope be seen? Beside the one visible under a light का microscope. मतलब है कि अगर लाइट माइक्रोस्कोप में एक मैं सेल ऑर्गेनेल को हटा दूं तो बाकी सेल ऑर्गेनेलिस को मुझे कैसे देखना होगा? वे समझ, आपने क्या समझाया? क्वेश्चन मैंने ये बोला, उसमें बोला है कि कैसे तुम अदर सेल ऑर्गेनेलिस को देख सकते हो, देख सकते हो। अगर मैं एक मतलब क्या कहते हैं एक सेल ऑर्गेनेली को हटा दूं, क्यों? क्योंकि वो लाइट माइक्रोस्कोप से दिख सकता है, तो बाकी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिस किससे दिखेंगे? भैया अंडर अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ तो यही आंसर है, सीधी बात। ठीक है, चलो आज इसका आंसर बताओ। Which of the following is listed as non-living part of cell? Cell wall. क्या होगा? सेल वॉल होगा। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which one of these components is classified as living part and it is found only in animal cells? Plastids. प्लास्टिड। एक मिनट भैया। Uh, which of the which of मतलब इन these चार ऑप्शन में components? से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा केवल एनिमल सेल में पाया जाता है? भैया लिविंग पार्ट ना। हाँ लिविंग पार्ट के सारे लिविंग है। मैं मान लो कि सेल वॉल छोड़कर बाकी सारे लिविंग नहीं, मतलब सेल वॉल और तुम्हारा क्या कहते हैं वॉक्यूल छोड़कर बाकी सारे लिविंग है। मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। चलो ठीक है, चलो मान लो कि तुमने ये भी जान लिया कि लिविंग पार्ट है, तो इसका मतलब ये लिविंग तो हो नहीं सकते, ना वॉक्यूल हो सकते ना सेल वॉल हो सकते, तो ये आंसर कैंसिल हो गया। तो बचे ये दो, प्लास्टिड और सेंट्रियोल्स। तो अब मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा मतलब इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो केवल एनिमल सेल में पाया जाता है? बताओ। भैया प्लास्टिड्स। कुलदीप तुम बताओ। Option B, centrioles. है ना, क्या होता है वो? सेंट्रियोल्स होता है, याद रख लेना। ठीक है, अभी बाद में और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलो इसको बताओ यश, फिर से इसको बताओ। The cytoplasm, endoplasm, reticulum, and nucleus are all categorized under which section? Non-living parts of cell, living parts of cell, plant-specific components, animal-specific components. भैया एंडोप्लाज्म, भैया लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। हाँ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, क्योंकि वरना बाद में साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये तो प्लांट में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं। लेकिन हाँ भैया। इसमें सबसे बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है तुम्हारा? सी वाला आ रहा है। वेरी गुड। चलो इसको बताओ। According to the table, which structure is considered a non-living part and is present only in plants? ये तो Option तुम्हारा A. वॉक्यूल भी हो सकता है, सेल वॉल भी हो सकता है, क्योंकि सेल वॉल भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसमें पाया जाता है। लेकिन ध्यान दो कि वॉक्यूल तुम्हारा एनिमल सेल में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब प्लांट सेल में Only ऐसा in कौन सा, हाँ ना ठीक है, प्लांट सेल में एक ऐसा कौन सा plants. सेल ऑर्गेनेली है
जो मतलब क्या कहते हैं कि जो मतलब मतलब कौन सा पार्ट है जो कि नॉन लिविंग है, तो उसका आंसर केवल होगा ना सेल वॉल होना चाहिए। समझ रहे हो ना? इन प्लांट है। हाँ। है ना? वॉक्यूल तुम्हारा एनिमल सेल में भी पाया जाता है ना, तो इस चीज को भूलना नहीं। ठीक, अब आ जाओ, इसको बताओ। All of the following are considered living part of cell except Golgi apparatus, ribosomes, granules, cell inclusions, ग्रैन्यूल्स, lysosomes. सेल Yeah, option इंक्लूजन्स, C, है granules. ना? ग्रेन्यूल्स, अरे मतलब तुम समझ, जैसे मान लो कि हमने चाय पी, तो चाय से जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो हमारे सेल में जाएंगे ना, तो ऑब्वियस बात है वो लिविंग नहीं होंगे ना। तो वही है ग्रेन्यूल्स। सेल इंफ्यूजन मतलब कि वो चीज जो सेल के अंदर जा रहे हैं, इंक्लूड हो रहा है। समझ में आ गया ना? ये चीज है। चलो इसका आंसर बताओ। All of the following are considered living part of a cell except the same है। है ना? अच्छा सेम है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से बताता हूँ। मतलब अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा सेल ऑर्गेनाइज में जो सबसे पहले, अच्छा जब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं कोई भी सेल बनाता हूँ, तो मुझे सेल बनाने, अगर मैंने सेल बनाया, तो अगर मैंने उसका एक मतलब एक पार्ट बनाया, तो सबसे पहले मैंने पार्ट कौन सा बनाया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया ना, हाँ भैया। है ना? तो एक काम करते हैं यार, सबसे पहला जो हम लोग क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ना। सेल ऑर्गेनेली नहीं है, मतलब ये सेल ऑर्गेनेली नहीं है, मतलब एक स्ट्रक्चर है कि सेल के स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने वाले? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यही वैलिड करता है चीजों को कि कौन आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन चीजें आएंगी, कौन चीजें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हमको उसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है? इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई चीज अलग नहीं है। लेकिन ज्यादातर मतलब क्या कहते हैं, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, कोई भी हो गया, तो जो वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं सेल, है ना, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना, सेल ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंड। तो वो जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग फिर सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, है ना? जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, है ना? तो तुम देख रहे हो कैसे, मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन को एज अ सेल ऑर्गेनेलिज के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो भले चाहे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूं या चाहे सेल मेम्ब्रेन बोलूं, दोनों का बात बराबर है, इतना जान लेना, है ना? जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, लाइसोसोम्स हो, है ना? फिर एक वर्ड तुमको समझ में आ गया यार, ये पेरेक्सोम्स मतलब क्या होता है ना? तो पेरेक्सोम मतलब हो गया, ठीक है, गोल्गी अपरेटस, ये सारे, तो ये जितने भी होते हैं इन सब में मतलब क्या कहते हैं, एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है ना? तो वो जो सेल के सरफेस पे जो मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी सेल ऑर्गेनेली के ऊपर चढ़ी है, तो हम उसको पूरा लिखने की कोशिश करते हैं कि सेल ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना? कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड, कि उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गया? अब देखो, ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारा एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उसमें भी पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है। और ये तुम्हारा बैक्टीरियाज में भी पाया जाता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। तो तुम बोलोगे कि भैया इसमें अंतर क्या है? एनिमल और प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सेम सेम लग रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा यूकैरियोटिक्स है, ये क्या है सारे तुम्हारे यूकैरियोटिक्स, तो यूकैरियोटिक्स में भी तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और साथ ही साथ तुम्हारे जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स में अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कॉमन क्या होता है, तो वो एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना याद हो जाएगा? हाँ भैया। याद हो जाएगा ना? तो अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुमने पढ़ दिया, तो अब एक काम करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं कि मतलब ये देखने में कैसा होता है, मतलब समझते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है या फिर नॉन लिविंग पार्ट होता है, सेल होता है? हाँ भैया। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है या फिर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है? लिविंग। कौन भैया? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भैया लिविंग पार्ट होता है। है ना, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होने के साथ साथ मतलब ये काफी पतला होता है, काफी थिन सा होता है, एकदम पतला सा, है ना? वो होता है डेलिकेट, होता है डेलिकेट, मतलब आसानी से टूट जाएगा, अगर मतलब तुम छेड़ोगे ना, तो ये बड़े आसानी से टूट जाएगा। देखने में
लिविंग पार्ट है, जान है क्योंकि आने जाने का वो कर रहा है ना, स्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब वर्किंग है, उसका फंक्शन है। और फंक्शन के साथ साथ मतलब क्या चीज है, वो एकदम पतला हो रखा है, डेलिकेट है, इलास्टिक है, मतलब उसको अगर जैसे आगे मतलब क्या कहते हैं खींचेंगे तो वो खींचेगा, है ना, इलास्टिसिटी है उसमें। और इसी के साथ साथ अगर जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि कोई चीज आएगी कोई चीज नहीं आएगी, तो हम लोग इसको बोल देते हैं सेलेक्टिव परमेएबल। सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल मतलब होता है इधर से उधर आना, है ना, इधर से उधर आना। तो मतलब अगर मैं बोल देता हूँ कि एक ऐसी मेम्ब्रेन जो परमिएबल है, कि मतलब जो इधर से उधर आ सकती है, लेकिन वो मेम्ब्रेन ऐसी है जो सेलेक्टिव है कि अरे भाई तू ही आएगा तू नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके की मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पहले मुझे ये बताओ। ये याद रहेगा? हेलो? हाँ भैया। हाँ भैया, इतना समझ में आ गया? देखो माइक ऑफ था और मैं बोल रहा कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। हाँ भैया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक तो वो लिविंग होता है, लिविंग होने के साथ साथ वो थिन भी होता है, डेलिकेट भी होता है, इलास्टिक भी होता है, उसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे आर पार चीजें जा सकती हैं, लेकिन हर चीजें आर पार नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मेंटेन करके चलता है, सेलेक्टिव करके चलता है कि भाई यही चीज आएगी, ये चीज नहीं आएगी। तो इस तरीके का जब भी मेम्ब्रेन होगा जो कि सेलेक्टिव होगा किसी चीज को आने ले जाने के लिए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से। ठीक है, उसको वैसे बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, और उसका एक एग्जांपल है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना याद रहेगा? ठीक है। अब देखो हाँ मतलब ये भैया। कितना, मतलब ये कितना है, अगर जैसे मैं पूछता हूँ कि कितना चौड़ा कितना मोटा है, तो देखो अगर जैसे इसकी लेंथ को गिना जाएगा तो हम बोल सकते हैं इसको, मतलब क्या कहते हैं, 70 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम वैल्यू याद है कि नहीं याद है? या फिर अगर जैसे तुम्हें एंगस्ट्रॉम की वैल्यू से नहीं निकालना, तो तुम बोल सकते हो 70 नैनोमीटर। क्या था? नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, ये याद रहेगा। बोल सकते हो सेल वॉल जो, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, वो तुम्हारा 70 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, मतलब मोटा होता है, चौड़ा होता है। या तो फिर बोल सकते हो 7 नैनोमीटर। इतना समझ में आ गया? याद रहेगा इतना? हाँ भैया। याद रहेगा। चलो पहले अब देखो मैं कुछ चीजें तुमको बता दे रहा। ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, हाँ, जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं तुमको कोई भी डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँ, जो मैंने अभी तक मैंने तुमको दिखाने समझाने की कोशिश की, जैसे मान लो कि यही है। अगर जैसे मान लो कि ये सेल है, और सॉरी, जैसे तुमको दिखाते हैं ना, जैसे मान लो कि यही है। ठीक। ये तुम्हारा क्या है? सेल है। सेल के ऊपर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के ऊपर मतलब मैं बना देता हूँ एक तुम्हारी एक छोटी सी पतली सी लेयर। वैसे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको एक पतली सी लेयर दिख भी रही होगी, लेयर है ना। तो वो जो लेयर है वो क्या है? तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लिविंग है तो ऑब्वियस सी बात है ना, किसी न किसी चीज से बनी होगी। हाँ बिल्कुल बनी है। तो वो जो बनी है वो तुम्हारी बनी है फॉस्फोलिपिड से बनी है। किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड से। तो तभी तक ज्यादातर वो लोग क्या बोल देते हैं कि यार जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है। तो अगर जैसे तुमको ये याद ना रहे, तो तुम इतना ये जरूर याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। याद रहेगा? हाँ भैया। याद रहेगा। अब देखो फॉस्फोलिपिड से ही केवल नहीं बनी होती है, इसके साथ साथ चीजें और भी चीजें पाई जाती है जिससे ये बना होता है। वो है तुम्हारा प्रोटीन, वो है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इसमें पाया जाता है पॉलीसैकेरियाइड। पॉलीसैकेरियाइड है ना, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से भी बनी होती है। तो मतलब यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब देखा जाए तो मतलब सबसे ज्यादा जिस चीज से बनी होती है वो होती है लिपिड से बनी, फॉस्फोलिपिड से बनी। तो इसका परसेंटेज कितना है? तो इसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो टोटल और टोटल 75%। इसका मतलब है कि पूरे सेल में जो सबसे ज्यादा पार्ट है वो किसका है? सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा पार्ट किसका है? फॉस्फोलिपिड का है। कि मतलब तुम्हारा क्या कहते हैं बाकी अदर कंपोनेंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड किसका है? फॉस्फोलिपिड। है ना, फॉस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड। पहले फॉस्फो पढ़ लो, फॉस्फो, फिर उसके बाद लिपिड, है ना, फॉस्फोलिपिड। तो ये तुम्हारा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, ये चीजें क्या होती है क्या नहीं होती, अभी सब इनके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन अभी इतना जानो कि जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो तुम्हारा फॉस्फोलिपिड से सबसे ज्यादा मैक्सिमम बना होता है। ठीक है। इसी वजह से हम लोग बोल देते हैं कि जो उसका सबसे की एलिमेंट है, अगर मान लो कि लिपिड चला गया, फॉस्फोलिपिड चला गया, तो फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो सेल होगा वो बस्ट कर जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया हाँ ना? भैया, तो अगर मतलब। जैसे मैं बोलूं
कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड में सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की फैक्टर कौन सा है, तो तुम क्या आंसर दोगे? Phospholipids. फॉस्फोलिपिड। हाँ पूछो फॉस्फोलिपिड। बेटा, क्या डाउट है? भैया डाउट नहीं, मैं पूछ रहा था कि आज की क्लास कितनी देर तक चलेगी? 1 घंटा हो गया क्या? नहीं भैया, मैं पूछ रहा था क्योंकि मेरे को साइंस के मोशन के न्यूमेरिकल्स करने थे। बस कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद फिर क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है? अभी बस ठीक है थोड़ा सा भैया। ही बचा है ना? तो बस केवल अगर हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम लोग छोटा छोटा भी चीज जान जाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा बेसिक बन जाएगा। फिर इसके बाद में और अच्छी चीजों से बताने की कोशिश करूंगा, मतलब कल के बारे में थोड़ा सा टचवुड दे दूंगा, तो तुम लोग के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो आओ चलो, जो अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, उसके बारे में देखते हैं ना। जैसे मान लो कि ये सब तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये जो तुमको दिख रहा है। इस सेल ऑर्गेनेलीज में अगर जैसे मान लो कि अगर मैं एक सेल ऑर्गेनेलीज को अगर मैं हाईलाइट करता हूँ, तो मुझे देख के तुम बता सकते हो कि वो सेल ऑर्गेनेलीज क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो कि ये है, ये वाला कौन सा होगा, नीले रंग का जो है वो कौन सा है, बता सकते हो मेरे को देख के? भैया लाइसोसोम्स। नहीं, तुम बताओ कुलदीप। भैया माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ वेरी गुड, ये क्या है तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर जैसे मैं बोल दूं कि जो सेंटर में बड़ा सा है वो कौन सा है तुम्हारा? भैया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो तुमको गोल सा एक दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा, न्यूक्लियस के अंदर का पार्ट? न्यूक्लियोलस है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोल न्यूक्लियोलस। देते हैं। ठीक है। और अगर जैसे मैं बोलूं कि ये वाला पार्ट कौन सा है तुम्हारा, ये जो इधर घूम रहा है, भैया ये ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये क्या है तुम्हारा, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक। रेटिकुलम। और ये अगर मैं जैसे तुमको ये पार्ट बोलने की कोशिश करूँ तो ये कौन सा पार्ट है? गोल्गी एपरेटस। ये कौन सा तुम्हारा, गोल्गी apparatus है ना। धीरे धीरे करके मतलब ऐसे ही रट जाएंगी। तो ये जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरेक्सोम्स, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियस, ये सारे तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस भी तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसी वजह से मतलब ये सारी किसके फंक्शन कर रहे हैं, तुम्हारे यूकैरियोटिक्स की तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा सेल, अगर मान लो कि ये तुम्हारे जितने भी इनके ऊपर तो मतलब सारे सेल ऑर्गेनेलीज में तो होते ही होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, लेकिन इस पूरे इन सबको कवर करता है, मतलब कौन कवर करता है, एक मेम्ब्रेन कवर करती है। और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलने का मन नहीं है तो तुम क्या बोल सकते हो उसको, सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो जो सेल के सरफेस में, जो आउटर सरफेस पे जो कवर करके रखती है सेल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस चीज को मत भूलना। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। बस केस ये हो जाता है प्रोकैरियोटिक में कि जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड में होते हैं। जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होने के ना कारण जो तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो तुम्हारा साइटोप्लाज्म के साथ मिला होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको न्यूक्लियाइड भी बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ? हाँ आ भैया। गया। अब देखो स्ट्रक्चर्स में जैसे बात की जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, एकदम लिविंग है ना। ये जान लिया, थिन है, डेलिकेट, इलास्टिक है, सेलेक्टिव परमिएबल है ना, इलेक्टिव परमिएबल। और अगर जैसे इसका मतलब कितना पतला है, कितना वो साइज अगर नापेंगे तो 7 नैनोमीटर बोलो या फिर 70 एंगस्ट्रॉम बोलो। तो जो 70 एंगस्ट्रॉम है वो छोटी वैल्यू होती है, और जो नैनोमीटर है वो तुम्हारी क्या कहते हैं, वो तुम्हारी बड़ी वैल्यू होती है। इस चीज को मत भूलना, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि अगर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करेंगे तो एकदम सिंगल लाइन, थिन लाइन देखने की हमको अपीयरेंस दिखेगी, है ना। और अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा न्यूक्लियस, मतलब ये क्या कहते हैं, ये तुम्हारा एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है। और इसमें छोटी सी मतलब क्या कहते हैं, मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो साइटोप्लाज्म कवर हो रखा है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछा जाए किस चीज से बना है, तो तुम बोलोगे सर वो बना तो सर पॉलीफॉस्फोलिपिड से। लेकिन फॉस्फोलिपिड से ही केवल नहीं बना, उसमें और भी चीजें पाई जाती है, जैसे प्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड है वो 75% पाया जाता है। इसी वजह से मतलब फॉस्फोलिपिड को एक की एलिमेंट माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर का, कि अगर मतलब ये नहीं होगा तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी। मुझे बताओ अभी तक मैंने जितना समझाया उतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो ठीक है। अभी देखो, एक मतलब क्या कहते हैं, दो साइंटिस्ट के बारे में जान लो, ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। और एक टचवुड मिल जाएगा तो फिर तुम्हारे पास थोड़ा सा एमसीक्यूज करा देंगे तो फिर ठीक रहेगा। देखो दो साइंटिस्ट निकले, एक का नाम था तुम्हारा सिंगर और एक का नाम था निकोलसन। क्या था तुम्हारा, एक का नाम क्या था, बताओ मुझे? सिंगर। और एक का नाम था तुम्हारा निकोलसन, ठीक है, निकोलसन। तो ये जो तुम्हारा सिंगर और निकोलसन है ना, इन्होंने मतलब एक मॉडल बनाया था, है ना। और उस मॉडल का नाम रखा था इन्होंने फ्लूइड मोसाइक मॉडल। क्या नाम था उसका? फ्लूइड फ्लूइड मोसाइक मॉडल। मॉडल, ठीक है। उस मॉडल के अनुसार उन्होंने ये बोला था
कि जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती है। मतलब जैसे मान लो कि अगर जैसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता हूँ तो ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, लेकिन अगर मान लो कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं जूम कर दूं तो तुमको देखने को मिलेगा एक ऊपर लेयर है और एक नीचे लेयर है ना। और ये जो दो लेयर है, ये दो लेयर किसकी है? तुम्हारी फॉस्फोलिपिड की है। मतलब ये दो फॉस्फोलिपिड की लेयर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज, है ना। तो जो तुम्हारे सिंगर और निकोलसन है, निकोलसन ने ये उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम रखा उन्होंने फ्लूइड मोसाइक मॉडल। और फ्लूइड मोसाइक मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उसमें दो बाइलेयर्स होती है, वो दो लेयर से बनकर बनी होती है। और वो जो दो लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड से बनकर बनी होती है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। इतना आ गया ना। अब देखो ये जो दो, अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो कि मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बनाई, मतलब दो फॉस्फो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मतलब ये दोनों मिलाकर ही है ना। अब एक ऊपर फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की, एक नीचे फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई। ठीक। अब इसके अंदर जो तुम्हारा जो पार्ट पाया जा रहा है वो सारी चीजें क्या तुम्हारी, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्रोटीन हो गया। वो क्या हो गया तुम्हारा, वो प्रोटीन हो गया। जैसे मान लो कि मैंने इसके अंदर जो पार्ट बनाया, सॉरी, अगर जैसे मान लो कि मैंने इसके अंदर जो मैंने कुछ भी पार्ट बनाया, जो भी मतलब क्या कहते हैं, ये दो बाई लेयर के अंदर जो भी है वो सारी तुम्हारे क्या प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को भी इसको दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी में कैसे? एक प्रोटीन को इन्होंने बोला क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इंटरेसिंग प्रोटीन। इंटरेसिंग प्रोटीन का मतलब होता है इंटरसेक, मतलब जो अंदर की ओर प्रोटीन है, इंटरसेक। और एक तुम्हारा उन्होंने प्रोटीन बोला जो एक्स क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या हो गया तुम्हारा? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या, अभी मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जो तुम्हारा इंटरसेक प्रोटीन होता है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, दोनों लेयर को कवर करके रखता है। देखो जो प्रोटीन होता है वो एक मॉलिक्यूल होता है। वो क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है ना, वो एक सब्सटेंस होता है। तो वो इधर भी पाया जा सकता है, इधर भी पाया जा सकता है, उधर भी पाया जा सकता है, कैसे भी पाया जा सकता है। लेकिन मान लो कि अगर कोई एक ऐसा प्रोटीन है जो मतलब क्या कहते हैं कि जो दोनों फॉस्फोलिपिड्स की लेयर, दोनों को लेयर को मिला के रखा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरसेक्ट प्रोटीन। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, मुझे बताओ। हाँ भैया। याद रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि फॉस्फोलिपिड में अगर केवल एक ही पार्ट है जो मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन जिसमें टच हो रखा है, इस तरीके के प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स 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 एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इतना याद हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक है। तो ये जो तुम्हारे प्रोटीन है ना, ये फ्लोट करते रहते हैं, मतलब इस फॉस्फोलिपिड की दो बाइलेयर के बीच में फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन कुछ प्रोटीन जो तो होते हैं तुम्हारे मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो अगर कोई एक ऐसा बड़ा वाला है जो तुम्हारे दोनों फॉस्फोलिपिड को आर पार कर रहा है, तो ऐसे लोग को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक प्रोटीन। और अगर मान लो कि वो केवल बाहर बाहर से टच है, तो उस तरीके को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, मुझे बताओ। हाँ भैया। चलो ठीक है। तो अभी वही चीज मैं तुमको दिखा दे रहा ताकि वो चीज तुमको याद रहे। ये तुम्हारे सिंगर, वो तुम्हारे सिंगर बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे साइंटिस्ट है ना, जीएल निकोलसन और एस जे सिंगर्स। इन्होंने ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एक मॉडल सजेस्ट किया था, फ्लूइड मोसाइक मॉडल। और ये फ्लूइड मोसाइक मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों, वो अभी मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा जब मैं अगली वाली कल वाली क्लास रखूंगा, कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों दिया गया। तो सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल सजेस्ट किया जो कि था तुम्हारा फ्लूइड मोसाइक मॉडल। और उनके अनुसार अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अगर मतलब क्या कहते हैं एक तुम्हारा सर्च करो उसको, मतलब माइक्रोस्कोप में सर्च करो, तो हमको पता चलेगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तुम्हारे दो लेयर से बनकर बना हुआ है। किससे बनकर बना है? दो लेयर से। फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर से बनकर बना हुआ है। और उस फॉस्फोलिपिड के जो अंदर दो बना हुआ है वो तुम्हारा क्या है? वो प्रोटीन भरा हुआ है। कुछ प्रोटीन को हमने बोला इंटरसेक प्रोटीन और कुछ प्रोटीन्स को हमने बोला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला। जो तुम्हारा इंटरसेक प्रोटीन होगा वो तुम्हारे दोनों लेयर्स को मतलब कवर करके रखेगा, मिला हुआ होगा। और जो तुम्हारा इंटरसेक जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा वो केवल एक सरफेस हो सकता है, या फिर ऊपर वाले सरफेस या नीचे वाले सरफेस, किसी एक में केवल टच हो रखा होगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। देखो मैं तुमको हाँ डायग्राम भैया। दिखा देता हूँ, ये देखो ये डायग्राम है। अगर मैं तुमको ये गोल 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 के अगर मैं तुमको ये जो जितना तुमको दिख रहा है ना, अगर मैं इसको मिला दूं, तो ये जो तुमको जो मिला रहा हूँ उसके साथ साथ ये जो मतलब क्या कहते हैं जो रेसेदार बाल बाल जो नीचे गिर रहा है, तो ये जितनी भी चीजें ये सब क्या है तुम्हारे, ये फॉस्फोलिपिड है। ये क्या है तुम्हारा? फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड के जो बीच में जो तुमको दिख रहा है, ये बड़े बड़े से जो तुमको बोल्डर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े से, है ना। जैसे दिखाता हूँ कि बगल में जैसे एक सेकंड को ना, जैसे मान लो कि ये हो गया है ना,
ये हो गया। इसके साथ साथ मान लो कि ये छोटे छोटे हो गए। तो ये सब क्या है, तुम्हारे ये प्रोटीन है। अब तुम ध्यान से देखो, एक प्रोटीन ऐसा है जो मतलब क्या कहते हैं, दोनों फॉस्फोलिपिड की मतलब क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड की लेयर को टच कर रखा है, नीचे वाले को भी ऊपर वाले को, जो कि ये है ना। तो ऐसे फॉस्फोलिपिड को जो तुमको टच करके रखा होगा उसको हम प्रोटीन को बोलते हैं इंटरसेक प्रोटीन। लेकिन अगर जैसे तुम ध्यान से देखो ऊपर वाले को, इस वाले को, तो इस वाले प्रोटीन में क्या है, ये केवल ऊपर वाले फॉस्फोलिपिड को टच करके रखा है। तो इसी वजह से ऐसे हम लोग प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। दिख रहा है? तो देखो ये प्लाज्मा हाँ भैया। मेम्ब्रेन ऐसा कुछ दिखता है। तो अच्छा, मुझे अब मुझे बताओ कि ये वाला अगर जैसे मैं प्रोटीन बताता हूँ तो ये वाला प्रोटीन कौन सा होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा? भैया इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा। वेरी गुड, फंटास्टिक। तो ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, अगर मैं जैसे तुमको दिखाने की कोशिश करूँ ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसे दिखता है ना। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए गए, है ना। अब अगर जैसे मान लो कि ये है ना, देखो है ना, ये क्या है, ये तुम्हारे ये जो विली लाइक स्ट्रक्चर्स है, अभी इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो तुम, अगर मैं फिर से इसको रन कराता हूँ इस वीडियो को, तो तुम देखो जो तुम्हारा प्रोटीन है वो तुम्हारा केवल ऊपर वाले पार्ट को टच कर रखा है ना। तुम्हारा ये जो फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर है, दो लेयर है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, उसमें से केवल ऊपर वाले पार्ट को टच करके रखा है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके के प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रिन इंटरमिशन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्या बोलेंगे उसे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक। अच्छा, कभी सोचा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मतलब इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा, जो मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा ये सब, नहीं भैया, है ना। चलो ठीक है, मेरे तो को अब तो केवल लगा था एमसीक्यूज कि लगा दो बहुत पतली सी तो हो लेयर जाएगा। है, उसी के हम्म। अंदर से वो पार्टिकल को कहता है कि जाओ और हट जाओ। हाँ ठीक है। नहीं मतलब वो मतलब किस पार्ट को आना है किस पार्ट को जाना है, वो इन्हीं सारी चीजों से डिफाइन करता है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इस प्रोटीन का काम क्या होता है। ये जो प्रोटीन जो इसके अंदर तुमको दिख रहा है ना, ये प्रोटीन का काम क्या है मतलब इन सब में, है ना। तो अभी इन सब के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर इसके एडवांटेज बताऊंगा कि सेलेक्टिव परमिएबल होने की वजह से एडवांटेज क्या होते हैं। लेकिन आज का काम इतना ही है, केवल एमसीक्यूज लगा लो, काम खत्म हो जाएगा। चलो इसको बताओ यश। Which of the following cellular organelles are enclosed by a unit membrane? Only mitochondria and chloroplast, mitochondria, chloroplast, lysosome, periosteums, Golgi apparatus, nucleus and endoplasmic reticulum, only nucleus and endoplasmic reticulum, ribosomes and centrioles. हम्म, क्या होगा आंसर? अ, भैया यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब वही जो आउटर मेम्ब्रेन होती है। नहीं नहीं, यूनिट मेम्ब्रेन मतलब जो तुम्हारी यूनिट मेम्ब्रेन मतलब कोई भी, मतलब जैसे बोल रहे हैं सेल ऑर्गेनेली, इसके पहले भी तो पढ़ो कि मतलब इनमें से मतलब सेलुलर ऑर्गेनेलीज में जो तुम्हारी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड और सेल भैया ऑर्गेनेलीज ऑप्शन है सी, ना। ओनली न्यूक्लियस एंड क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया में तुम्हारे क्या कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब उसमें क्या मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी होती, बताओ मुझे। मतलब ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शंस पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में तुम्हारे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड है। तुमने बोला सी, कि मतलब केवल न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है उन सब में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड होता है। फिर वो भले चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, लाइसोसोम्स हो, पेरेक्सोम्स हो, गोल्गी अपरेटस हो, न्यूक्लियस हो, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। चलो अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। What is the outer covering of each cell called? हम्म। अब पूछोगे ना Plasma and कि भैया सेल कौन सा है, प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है। अगर एनिमल सेल है तो फिर कौन सा आंसर होगा? अभी एक मिनट, plasma. ये हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताओ। The plasma membrane is present in which type of cell? Only plants and only animal cell, plant, animal and microorganism cells, only microorganism cells. भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा प्लांट मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तीनों में पाया जाता है। तो इसी वजह से ये आंसर होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, हाँ भैया। समझ। ठीक है। अभी दिमाग से अभी मैथ का होमवर्क हटा दो, बस केवल एमसीक्यूज है, फिर क्लास बंद कर दूंगा। अब इसको बताओ कुलदीप।
Which of the following accurately describes the nature of the plasma membrane? Option C. क्या ऑप्शन सी है ना, लिविंग होगा, थिन होगा, डेलिकेट होगा, इलास्टिक होगा और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। What is the approximate thickness of a plasma membrane? 70 nm, 70 A, 7 nm, एनएम 700 A. नहीं, नैनोमीटर बोल सकते हो या फिर एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है प्रैक्टिकली? नहीं भैया। क्यों? भैया क्योंकि 7 nm भी होती है, 70 एट वो भी होती है। एंगस्ट्रॉम दोनों होती है ना। ये हो गई। तो इसका आंसर बेसिकली सीधे रख रखा हो, लेकिन बी और सी दोनों हो सकता है। चलो इसको आंसर बताओ कुलदीप। यार क्वेश्चन आया नहीं अभी। आगे इसको बताओ। आगे। How does the plasma membrane appear under a light microscope? As a single line. ऐसा सिंगल है, एक छोटी सी लाइन, ठीक है। अब चलो इसको बताओ बेटा। Chemical analysis has shown the plasma membrane to be primarily composed of 75% protein, 75% cholesterol, 75% फॉस्फोलिपिड। phospholipids, 75% फॉस्फोलिपिड। पॉलीसेकेराइड। phospholipids, polysaccharides, 75% polysaccharides. भैया ऑप्शन सी 25% phospholates, फॉस्फोलिपिड। phospholipids. वेरी गुड। चलो इसको बताओ बेटा आंसर। Besides the phospholipids, which of the following components are found in the plasma membrane? फॉस्फोलिपिड को अगर हटा दूं मैं, Protein, 75% अगर हटा दूं एरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो फिर please, बाकी एरिया में क्या होता option C. है ना? प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसैकेराइड्स। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। What are the key elements in the structure of plasma membrane? Uh, key elements भैया यही सब होते की हैं। एलिमेंट्स, जैसे मान लो कि इसमें की एलिमेंट्स लिख रखा है तो सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं केवल लिख दूं की एलिमेंट, मतलब इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारे प्लाज्मा भैया मेम्ब्रेन को बनाता ऑप्शन डी, है? ऑप्शन डी, जिसको हम लोग क्या फॉस्फोलिपिड। पढ़ते हैं? पढ़ते कैसे इसको? पढ़ो। भैया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ बेटा कुलदीप। Who suggests the fluid? Option A होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, एफ जे सिंगर्स और जे एल निकोलसन। वेरी गुड। चलो अब इसको बताओ। According to the fluid mosaic model, the plasma membrane is made up of bilayer, uh, bilayer of proteins बाई लेयर, बिलायर नहीं, बाई लेयर लिखा। क्या लिखा? बाई लेयर। कि मतलब फ्लूइड मोसाइक मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तुम्हारी बाई लेयर की होती है। और वो किस चीज से बनी होती है? भैया प्रोटीन्स, नहीं नहीं प्रोटीन नहीं, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड से। वेरी गुड। चलो इसको बताओ आंसर। Which type of protein molecule completely covers the lipid bilayer in the fluid mosaic model? Option A. ऑप्शन है ना? गलत। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर मान लो कि लिपिड की बाई लेयर्स है तो उसको ऑब्वियस सी बात है मतलब फॉस्फोलिपिड्स की होंगी। अगर मान लो कि एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो तुम्हारे दोनों लिपिड्स को टच कर रहा होगा, तो इस हिसाब से मतलब उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इंटरसेक्ट प्रोटीन। क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्ट प्रोटीन। उसमें बोला ना कंप्लीटली कवर द लिपिड बाई लेयर, मतलब दोनों लेयर को कंप्लीटली कवर कर रहा है, मतलब मिला रहा है मुझे ना, तो ये हो आउटर गया। लिखा है। हाँ। मुझे लगा आउटर लिखा है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ो। Where do extrinsic extrinsic protein occur in the fluid mosaic model, completely covering the lipid bilayer, only on the inner surface of the lipid membrane, only on the outer surface of the lipid membrane, either on the outer surface or on the inner surface of the lipid membrane? भैया हाँ बताओ। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। वेरी गुड, फंटास्टिक, तुमने एकदम सही बताया। अब दो क्वेश्चन लिख दे रहे ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ
सेल दैट इज लिविंग और हमारा क्या था, नॉन लिविंग है ना, क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉर नहीं, एंड नॉन लिविंग। और ये है तुम्हारा हमें क्वेश्चन सिर्फ इस नंबर। नाम लिखने हैं। हाँ, नाम लिखने हैं बस केवल, ठीक है, 2 मार्क्स का है। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज, कौन सा मॉडल था, फ्लूइड मोसाइक मॉडल है ना, हाँ भैया। फ्लूइड मोसाइक मॉडल है ना, व्हाट इज फ्लूइड मोसाइक मॉडल है ना, व्हाट इज फ्लूइड मोसाइक मॉडल, एक्सप्लेन। ठीक, तो उसमें तुम मतलब क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिफाइन कर दोगे, साइंटिस्ट के नाम लिख देना, तो ये सारी चीजें आएंगे, 4 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट, एकदम छोटा सा बताया अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, अभी आगे कल प्रोटीन के बारे में समझाऊंगा, इसके एडवांटेज समझाऊंगा, डिफ्यूजन समझाऊंगा, ऑस्मोसिस समझाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। ये फिर तुम्हारा एनिमल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होगा। फिर सेल वॉल के बारे में बताऊंगा, फिर जब सेल वॉल खत्म हो जाएगा तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होगा। तो आज की जो क्लास थी, जो छोटी सी क्लास थी, वो समझ में आई कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। आ गई कुलदीप बेटा आपको? हाँ भैया। हाँ भैया। और ये जो तुमने चैट करके जो आंसर लिखा है ना, वो नहीं चलेगा, ठीक है, प्रॉपर लिख के देखना, क्योंकि आंसर राइटिंग्स को अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है भैया।